अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक बार से फिर आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है, मोस्टली सेकेंडरी केमिस्ट्री का। और आज हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास इनकी सॉल्युबिलिटी है, ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एमसीक्यूज इसके ऊपर आ जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूजन भी है। तो विद इन नो टाइम इंशाल्लाह इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक ये तमाम कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सुन लेंगे। अगर आपने इस वीडियो का एक भी पार्ट को स्किप नहीं किया तो मेरा दावा है इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट्स कार्बोनेट्स है। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई है कि हमारे पास जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड मोस्टली पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाते हैं जब आप इनके ग्रुप से टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आते हैं। यानी जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स बढ़ती चली जाती है। जबकि सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की अगर इनकी हम सॉल्युबिलिटी देखें तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाती है। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? इनकी डिक्रीज़ हो रही है और उसकी बढ़ रही है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें क्या हो रही है? इंक्रीजेस इन ग्रुप्स। जबकि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है स्टूडेंट्स? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन ग्रुप्स। अब इसके रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम इसके दो ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी होती है, दूसरी आपकी लैटिस एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट्स, अगर आप इसको थोड़ा सा सुन लें कि ये हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट होती है जो एवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि सब्सटेंसेस आपके पास या एंड हो सकते हैं या एग्स हो सकते हैं। या तो हीट एवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर गैसेस फॉर्म में डिज़ोल्व कर दें तो उस इंटरेक्शन की मौजूदगी में, उस सब्सटेंसेस की इंटरेक्शन की मौजूदगी में, जो वाटर के साथ वो इंटरेक्शन करता है, उस मौजूदगी में जो इसकी हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंशाल्लाह हीट ऑफ हाइड्रेशन वाले टॉपिक के अंदर आपको मैं डिटेल से भी बताऊँगा। स्टूडेंट्स, अगला जो है वो लैटिस एनर्जी है, जो कि इनसॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी क्या है? हमारे पास जब आयन कंपाउंड्स होते हैं उनके दरमियान क्या होते हैं? एनाइन और कैटाइन आपस में कनेक्टेड होते हैं। स्टूडेंट्स, चार्जेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर कूलम्स का लॉ ये फॉलो होता है कि जो जितने मजबूत चार्जेस होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग चार्जेस होंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा पाई जाएगी। जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा फोर्स उतनी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ होती चली जाएगी। अब यहाँ पर इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉलिड टू इन्फिनिटी डिस्टेंस इन अ गैसियस स्टेट। ज़ाहिर बात है, सॉलिड है, पहले आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से उसको गैसेस में कन्वर्ट करेगा, तब भी जाके वो आयंस आपस में एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो ये वो एनर्जी होती है जो इन आयंस को आपस में सेपरेट करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है आपको, उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। या अगर दो आयंस आपस में कंबाइंड भी होंगे तो उसकी मौजूदगी में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको भी हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको ऐसे समझें, क्योंकि यहाँ पर हम डिसोसिएशन कर रहे हैं सब्सटेंसेस की, तो आप इसको ऐसे समझें कि हम आयंस को सेपरेट करने के लिए जितनी आपको एनर्जी दरकार है या जितनी ज़रूरत पड़ती है उसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जैसे मैंने कहा एक इंटरेक्शन होती है बिटवीन एनाइन एंड कैटाइन। ये इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा स्टूडेंट उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बताता चलो स्टूडेंट्स कि ये दोनों सब्सटेंसेस जो है ना चार्ज डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। थोड़ा सा इसको सुन लें, एक एक पॉइंट को, कॉन्सेप्ट है बहुत इसके अंदर, तो अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाहे लैटिस एनर्जी हो या हाइड्रेशन एनर्जी हो स्टूडेंट्स, दोनों ही का डायरेक्ट रिलेशन होता है चार्ज डेंसिटी के ऊपर। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास डिपेंड करती है किसी भी एनाइन या कैटाइन के चार्ज के ऊपर और उसके साइज़ के ऊपर। अगर एक सब्सटेंस है या एक आयन है या कैटाइन है या एनाइन, अगर उसका साइज़ भी छोटा है, चार्ज उस पर ज़्यादा है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो चूँकि इनका डायरेक्ट रिलेशन है तो ये दोनों चीज़ें लैटिस एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स। यानी अगर आपके पास एक कैटाइन है इस तरह और दूसरा आपके पास एनाइन है, दोनों ही स्मॉल साइज़ हैं और हाईली चार्ज हैं,
तो हाईली चार्ज है, इनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी तो इनमें आपस में इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से इनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बहुत मजबूत होगी। ये आपस में बहुत हाईली कनेक्टेड होंगे। चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस भी कम है और चार्ज के आपस में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तकरीबन सिमिलर साइज़ के हैं और चार्ज डेंसिटी भी दोनों के ऊपर एक जैसी है। तो इनमें इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इनको सेपरेट करना वाटर के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, इनको डिज़ोल्व करना। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आते हैं, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, कहा जाता है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये लेस सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल है, जबकि आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये मोर सॉल्युबल है। अब अगर आपके पास रहते हो टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो कैटाइन का साइज़ क्या हो रहा है, कैटाइन का साइज़ बढ़ रहा है स्टूडेंट। जब कैटाइन का साइज़ बढ़ रहा है, एनाइन का साइज़, यहाँ पर जो OH आइन है स्टूडेंट्स, इसका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा, वो तो सेम है सबके साथ, तो ज़ाहिर बात है उसका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा। तो आपस में अब इंटरेक्शन देख लें, एक का साइज़ ज़्यादा, दूसरे का साइज़ कम हो गया, इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, आपस में इंटरेक्शन कंपेटेबिलिटी नहीं बन पाती, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, इनमें आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इसको डिज़ोल्व करना आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्या मैंने कहा, कैटाइन का साइज़ बढ़ रहा है, एनाइन का साइज़ सेम है, यहाँ पर OH आइन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ज़ाहिर बात है इनमें आपस में कंपेटेबिलिटी नहीं होगी। मैंने कहा ना कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, इन्वर्स रिलेशन है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा और पानी इसको आसानी से डिसोसिएट कर लेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि टॉप टू बॉटम जब आप ग्रुप में स्टूडेंट्स आते भी हैं तो साइज़ तो बढ़ रहा है, कैटाइन का साइज़ बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों, चार्ज तो सेम है सब पे, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, साइज़ का रेशियो बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है। तो अगर आप देखें तो लेटेस्ट एनर्जी भी यहाँ पर कम हो रही है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है, क्योंकि मैंने कहा कि इनका दोनों का ताल्लुक डायरेक्ट रिलेशन होता है चार्ज डेंसिटी के साथ। जब दोनों ही कम हो रही हैं तो लेटेस्ट एनर्जी भी कम हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा कम हो रही होती है, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस आसानी से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। यानी यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन के केस में, हाइड्रोक्साइड के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ओवरऑल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेटेस्ट एनर्जी। दैट्स वाई हाइड्रोक्साइड्स आर ईजिली सॉल्युबल एज़ कम्पेयर टू दीज सल्फेट्स। अब सल्फेट्स की अभी हमने बात नहीं की स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये क्लू मिल भी गया होगा अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से सुन लिया हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास सल्फेट आयन काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। सल्फेट आयन हमारे पास या कार्बोनेट आयन या दूसरे जो हमारे पास नाइट्रेट आयन है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का एनाइन है। ये जो एनाइन है ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। अब यहाँ पर आप देखें तो बेरिलियम का साइज़ छोटा है, जबकि एनाइन का साइज़ बड़ा है। जब एनाइन का साइज़ बड़ा है तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर उस किस्म का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन टॉप टू बॉटम जब आप ग्रुप में आते हैं तो कैटाइन का साइज़ भी बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। एनाइन का तो साइज़ तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, लेकिन कैटाइन का साइज़ भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनमें इंटरेक्शन क्या हो जाती है, वो मज़बूत हो जाती है स्टूडेंट्स। इनमें इंटरेक्शन क्या हो जाती है, आपस में मज़बूत हो जाती है। शुरू मैंने कहा कि अगर दो चार्ज हैं हमारे पास, एक कैटाइन है और एक आयन, इनकी आपस में इंटरेक्शन मज़बूत है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। लेकिन टॉप टू बॉटम जैसे आप ग्रुप में आते हैं, कैटाइन का साइज़ बढ़ गया है, एनाइन का साइज़ छोटा है, इंटरेक्शन क्या हो रही है स्टूडेंट्स, कमज़ोर पड़ रही है। इनके आपस में कंपेटेबिलिटी क्या हो गई है, कमज़ोर। एक की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा और दूसरे की कम, लेकिन यहाँ पर साइज़ के फ़र्क होने की वजह से आपस में इंटरेक्शन कमज़ोर पड़ गया है, जिसकी वजह से ये आसानी से टूट सकता है। जबकि यहाँ पर आप देख लें तो लेटेस्ट एनर्जी स्टूडेंट्स मजबूत हो जाती है, बढ़ जाती है, बजाय कम होने के बढ़ गई है, क्योंकि दोनों का साइज़ बढ़ रहा है। एनाइन का साइज़ भी बढ़ा हुआ है, कैटाइन का साइज़ भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में आते हैं तो कैटाइन का साइज़ बढ़ता चला जाता है। जब वो बढ़ रहा है तो वो तो ऑलरेडी बड़ा आपने एनाइन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इनमें आपस में इंटरेक्शन मजबूत हो जाती है, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो वाटर है ये इनको आसानी से डिसोसिएट नहीं करता, इनको सॉल्युबलाइज नहीं करता। यहाँ पर जो
बॉन्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन दोनों आयन्स के अंदर, जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आते हैं, इन सल्फेट्स आयन, कैटाइन और नाइट्रेट आयन की बात कर रहा हूँ, तो वो बढ़ती चली जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ मजबूत होती चली जाती है, जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी बढ़ गई है स्टूडेंट्स। जब लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है पानी के मॉलिक्यूल उसको डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है टॉप टू बॉटम ग्रुप में वो डिक्रीज़ होती चली जाती है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर होता क्या है कि ओवरऑल चीज़ अगर हम देख लें तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी तो दोनों में कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर साइज़ में मैंने बताया कि इसका भी कैटाइन का साइज़ भी बढ़ गया और एनाइन का साइज़ भी बढ़ गया, इनमें आपस में इंटरेक्शन मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो जाती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी है ना स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, किससे, लैटिस एनर्जी से, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर कम हो गई है लैटिस एनर्जी से, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल इसको डिसोसिएट नहीं कर पाते। तो वीडियो आप कैसे लगी, अगर आपको आसानी से समझ में आ गया, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको समझ नहीं आई तो लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह वो भी चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूंगा स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।